Hello and welcome to Om Push Classes, which is a competition venture of Science Commerce Academy। और आज हम फोर्थ लेक्चर हिस्ट्री का जो है वो एनडीए बैच के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के साथ। देखिए बेटा, अभी हम पिछले जो हमने लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ लिया, पोर्चुगीज पढ़ लिया, फ्रेंच पढ़ लिया। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये सारे यहाँ पे थे तो उस समय में इंडिया में जो रूल कर रहे थे वो कौन रूल कर रहे थे? आपके मुगल्स। तो मुगल्स कैसे गिरे वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं जान पाएंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि मुगल्स का डाउनफॉल हुआ तभी ब्रिटिश का राइज हुआ। तो मुगल्स का डिक्लाइन जानना जो है वो बहुत जरूरी है। और साथ के साथ बंगाल का राइज किस तरह से हुआ ये मैं आपको कहानी पूरी समझाऊंगा। बेसिकली क्या है, औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में और जब इसकी डेथ हो गई, अगर मैं मुगल एम्पायर को बेटा डिवाइन करूं तो 1206 से लेके 1526 तक जो एम्पायर था उसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। फिर 1526 से 1857 तक का जो समय है उसको हम मुगल एम्पायर बोलते हैं। उस मुगल एम्पायर के अंदर भी 1526 से लेके जो 1707 का था, दैट वाज द फेमस मुगल एम्पायर, जिसमें राजा थे जो बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, बड़े बड़े हुमायूं, बड़े बड़े राजा थे। बट 1707 में औरंगजेब की डेथ होने के बाद 1707 से 1857 वाज द डाउनफॉल ऑफ द मुगल। और इस डाउनफॉल के दौरान जो पूरा ये मुगल एम्पायर था इंडिया में, ये अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। जैसे अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। तो ये सारे रूलर्स जो थे वो धीरे धीरे अलग होने स्टार्ट हो गए। तो दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल। तो विद द डेथ इन 1707, the decline of Mughal Empire started under the political changes that occurred in 1717. Bengal was formed as an independent territory under the Murshid Quli Khan। तो 1707 में 10 साल इसकी डेथ के बाद जो बंगाल था वो 17 में जो बंगाल था वो आपके पास अलग होना जो है वो शुरू हो गया। किससे? आपके पास मुगल एम्पायर से। और जो नया राजा बन के आया वो कौन आया? मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की फाउंडेशन रखी 1717 में, 10 साल जब औरंगजेब की डेथ को हो गए थे। मुर्शीद कुली खान बॉट मकसूदाबाद फ्रॉम हिज कैपिटल ढाका एंड प्लेस्ड द सिटी नेम्ड मुर्शिदाबाद, जो आज के समय में बांग्लादेश के अंदर है, उसको हम मुर्शिदाबाद बोलते हैं। वहां पे इसने बेसिकली अपनी कैपिटल जो है वो स्टैब्लिश करके वहां पे जो बंगाल का एम्पायर था इसको कंप्लीटली जो है वो मुगल एम्पायर से अलग जो है वो कर दिए। ठीक है जी। अब बंगाल में फिर क्या हुआ? बंगाल में वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। अब आपको हमने एक चीज तो बताई थी कि 1706 में अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो आपके पास 1717 में जो बंगाल है उसमें मुर्शीद कुली खान ने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो जो कुली खान है वो 10 साल जिए और 1727 में उसकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ के बाद ही वो सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सरफराज खान, बट हिज सन इन लॉ, जो इनका सन इन लॉ था, दामाद था, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, did not accept the succession and planned to fight a war against him. Khan gave up without a fight and Sujauddin became the Nawab। अब यहाँ एक चीज समझना, मुर्शीद कुली खान के बाद सरफराज खान बनना चाहिए था, बट सुजाउद्दीन दामाद था, उसने बोला कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, मैं खुद बनूंगा। इस कारण से सुजाउद्दीन राजा पहले बना और सरफराज खान उसके बाद बना। ये कहानी याद रखना कि पहले मुर्शीद कुली खान आता है, उसके बाद आना कौन चाहिए था कायदे से? सरफराज खान, बट आया कौन? सुजाउद्दीन आया और उसके बाद आपका सरफराज खान आया। ये कहानी आपने याद रखनी है। Sarfaraz Khan ascended the throne after his father's death in 1739, only to be defeated and replaced by अलीवर्दी खान। और ये जो सरफराज खान है इसको हरा के राजा कौन बन गया? अलीवर्दी। अब अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का असली सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। अलीवर्दी खान बेटा एक ऐसा रूलर था जिससे ब्रिटिश डरते थे। तो जब तक अलवर्दी खान था ना, तो जो ये पूरा एरिया अलवर्दी खान के पास था, ब्रिटिश आसपास भी नहीं फटकते थे। उनको पता था अलवर्दी खान बहुत जबरदस्त रूलर है। तो जब बंगाल के सक्सेशन की बात की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मुर्शीद कुली खान, जिसने रूल बनाया, उसके बाद इंपॉर्टेंट अलवर्दी खान, और फिर आता है सिराजुद्दौला। ये बीच की कहानी याद रखनी है, रख लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट समझाने के लिए कहानी जो है वो जरूरी है। और इस अलवर्दी खान के बाद 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बना, बट वो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो हार गया। अब वो कैसे हुआ वो हम देखते हैं आगे की तरफ। बंगाल का लॉस कैसे हुआ? अब 1756 में सिराजुद्दौला जो था वो अलवर्दी खान का सक्सेसर बन गया, बट अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला में डिफरेंस पता क्या था? सिराजुद्दौला था यंग, सिर्फ 23 साल इसकी उम्र थी, तो गर्म खून था, ही वाज यंग, और हमेशा बड़ा अग्रेसिव था, और हमेशा ब्रिटिशर्स को हराने की वो करता था कि यार ब्रिटिश जो है वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। क्यों इसको दिक्कत थी? क्योंकि 1717 में, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, सेकंड लेक्चर में, दस्तक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो इनको मिला हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश बिना कोई टैक्स दिए बंगाल में ट्रेड कर रहे थे।
अब सिराजुद्दौला क्या बोलता था कि हम तो मुगल एम्पायर से अलग हो चुके हैं, मुर्शीद कुली खान ने हमें अलग कर दिया, तो दस्तक तो मुगल एम्पायर ने दिया था, तो हमारे ऊपर क्यों इंप्लाई करते हो, जिसकी वजह से हम तो आप टैक्स देते नहीं बट यहाँ के जो लोकल है उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिराजुद्दौला को ब्रिटिश से। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एक रूलर था जिसका नाम था कृष्ण दास, जो सिराजुद्दौला का दुश्मन था, उसको भी ब्रिटिश ने प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो इन दोनों कारण के, और तीसरा कारण बेटा एक और इंपॉर्टेंट था, वो क्या था कि आपका जो कलकत्ता है उसको ये फोर्टिफाई कर रहे थे। फोर्टिफाई करने का मतलब क्या है, वहां पे नई आर्म्स एंड एमुनिशन लेके आ रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि मेरे किंगडम में रहते हुए तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो। तो इस कारण से सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। व्हेन ही बिकेम द किंग, ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग इन साउथ एंड ब्रिटिश वर फोर्टिफाइंग द एरियाज ऑफ कलकत्ता। दे वर मिसयूजिंग फरमान दस्तक issued to them in 1717. This was the first problem Sirajuddaulah was having, and the other problem was that British had refused to Krishan Das, who was the prince of Awadh and the enemy of Sirajuddaulah. तो सारी प्रॉब्लम्स किसको दी आपकी, सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने अटैक किसके ऊपर कर दिया, आपका ब्रिटिश के ऊपर। और इसका अब सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। ब्रिटिश का क्या चक्कर था कि ब्रिटिश यहाँ पे थे ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे बट फाइटर्स नहीं थे। देखो यहाँ पे वो लड़ने वाले लोग नहीं थे। अभी वो लड़ाई उनकी चली हुई थी। अगर हम एक चीज और आगे जाके पढ़ेंगे, उस इस समय में जो वॉर चली थी उसको हम कर्नाटक वॉर बोलते हैं, जो उस समय में साउथ इंडिया में चली हुई थी। तो ब्रिटिश के लड़ाकू सारे वहां बिजी थे। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे मौका तो है, तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ट्रेडर्स के ऊपर अटैक कर दिया। अब ट्रेडर्स तो क्या ही कर लड़ेंगे, तो सिराजुद्दौला इनको वांटेड टू टीच देम अ लेसन, सो ही अटैक्ड देम एंड ड्रोव देम अवे टू फुल्ता। फुल्ता आज के समय में बांग्लादेश में एक जगह है, वहां पे भगाया और भगा के वहां पे इनको फेंक के आ गया। However, सिराजुद्दौला कमिटेड अ ब्लंडर एज ही स्पेयर्ड देयर लाइव्स। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है सिराजुद्दौला की कि इसने जब अंग्रेजों को भगाया तो उनको मारा नहीं, उनको जिंदा छोड़ के आ गया कि भाई कोई बात नहीं, तुम भागो, यहाँ पे वापस मत आना। अगर वहीं पे उनको मार देता तो ब्रिटिश की कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं होती बंगाल के ऊपर अटैक करने की। ब्रिटिश गैदर्ड बैक, ब्रिटिश इकट्ठे हुए विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, बड़ा जबरदस्त फर्स्ट जनरल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, and Watson, Robert Clive और Watson के साथ इकट्ठे हुए, attacked Calcutta and recovered their lost territories and concluded the treaty with Sirajuddaulah called the Treaty of Alinagar in 1757। अब सिराजुद्दौला ने भगाया था, अब इन्होंने सिराजुद्दौला को वापस आके क्या कर दिया, हरा दिया। बट बेटा ये प्लासी की लड़ाई नहीं है, ये उससे पहले की लड़ाई है। प्लासी पे भी हमने जाना है, तो डोंट कंसीडर इट एज द प्लासी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि सिराजुद्दौला ने अटैक किया ब्रिटिश ट्रेडर्स पे, उनको भगा दिया। ब्रिटिश ट्रेडर्स ने रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन को बुलाया, उन दोनों की मदद से उन्होंने कलकत्ता जो था, फोर्ट जो था, उसको वापस ले लिया और एक ट्रीटी साइन की जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर बोलते हैं। इस ट्रीटी के अंदर जो कैलकटा था दैट वाज टेकन बैक बाय द ब्रिटिश। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बड़ा वो था, मतलब शातिर इंसान था। उसको लगा, क्लेवर पर्सन, तो उसको लगा कि यार ये तो जीत गए बट इनका किंगडम कौन सा स्ट्रांग है, तो वो उनके कोर्ट के अंदर घुसने लग पड़ा। तो रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन एंटर्ड द कोर्ट ऑफ सिराजुद्दौला एंड मेड अलायंस विद द कोर्ट ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स, मतलब जो वहां पे करप्ट लोग थे उनसे अलायंस बनाया, जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद, मीर बख्शी, इनको लालच दिया कि तुम हमारे साथ हो जाओ, सिराजुद्दौला को हरा देंगे, तुमको क्या दे देंगे, किंगडम दे देंगे। ब्रिटिश bribed them and converted मीर जाफर एंड राय दुर्लभ towards them and declared the war against the सिराजुद्दौला। और लड़ाई किसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दी, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी। रीजंस फॉर बंगाल्स डिफीट, अब हुआ क्या, लड़ाई जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब चक्कर क्या हुआ, लड़ाई डिक्लेयर की और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, आपकी प्लासी की लड़ाई। तो जून 1757 में प्लासी की लड़ाई जो है वो लड़ी गई, जिस लड़ाई के अंदर सब कुछ पहले ठीक चल रहा था बट इवेंचुअली क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की आर्मी सारी किसकी तरफ को शिफ्ट हो गई, ब्रिटिश की तरफ को शिफ्ट हो गई। किसके अंदर, मीर जाफर के अंदर और राय दुर्लभ के अंदर, और उन्होंने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और हरवा के वो खुद क्या बन गए आपके पास, उन्होंने आपके ब्रिटिश जो थे वो वहां पे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया और किंगडम जो था वो मीर जाफर को ग्रांट कर दिया। तो इसमें रीजंस क्या थे इनके, सपोर्ट ऑफ आर्मेनियंस ऑफ बंगाल टू रॉबर्ट क्लाइव, आर्मेनियंस यहाँ जो रहते थे वो रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर रहे थे। मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, ये सब ब्रिटिश की साइड हो गए थे। सिराजुद्दौला स्पेयर्ड ब्रिटिश ट्रेडर्स, ये फुल्ता वाली जो लड़ाई हमने बताई वहां पे लोगों को छोड़ दिया था। टैक्टिकल फ्लेयर, डेफिनेटली टैक्टिकली वाज वेरी स्ट्रांग रॉबर्ट क्लाइव। ब्लैक होल ट्रेजेडी gave pretext to the British for an all out attack। बेटा ये ब्लैक होल ट्रेजेडी एक इंपॉर्टेंट फंडा है, क्या है समझते हैं। हुआ क्या कि जब उसने फुल्ता तक भगाया ना, तो ब्रिटिश को जब उन्होंने बंगाल की लड़ाई लड़ ली तो ब्रिटिश से सबने पूछा कि तुमने बिना कारण से
इनको क्यों हराया? तो ब्रिटिश ने बोला हमने बिना कारण से नहीं हराया, जब फुल्ता तक इन्होंने भगाया था तो एक बहुत बड़ा खड्डा खोद के इन्होंने सारे ब्रिटिश के लोग उसमें फेंक दिए थे जो सफोकेशन के साथ मर गए थे, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। उसका बदला लेने के लिए हमने सिराजुद्दौला पे अटैक किया। तो एक कवर अप स्टोरी जो है इसको हम ब्लैक होल्स ट्रेजेडी बोलते हैं, जो ब्रिटिश ने बनाई थी ताकि वो किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके, सिराजुद्दौला। सिग्निफिकेंट मिक्स ऑफ इमेच्योर्स इन सिराजुद्दौला में मैच्योर लोग तो थे नहीं, सारे इमेच्योर थे, जिसकी वजह से बंगाल की डिफीट जो थी वो होनी थी। तो the war was fought in Plassey in the year 1757 in which Sirajuddaulah was defeated and it was the first successful attack on any territory of British in India. The next step was the crowning of Mir Jafar as the king and his powers were used by the British for 3 years. अब इन्होंने 1757 में मीर जाफर को किंग बनाया, 1760 तक उनसे पैसा लूटते रहे, अपनी उसकी पावर्स को यूज करते रहे। After that when he was of no use, he was thrown out and thrown THRWN हुआ, ठीक है। थ्रोन मतलब फेंकना, ये किंगडम वाला थ्रोन नहीं, फेंकने वाला। थ्रोन आउट ऑफ द किंगडम एंड मीर कासिम was made the king, और राजा कौन बना दिया गया बेटा, मीर कासिम। मीर कासिम भी 1764 तक रूल करता रहा और फिर उसने आवाज उठाई अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ दस्तक। इवेंचुअली ही वाज थ्रोन आउट एंड मीर जाफर वाज मेड द किंग अगेन। तो 1757 से 60 तक कौन था, मीर जाफर। 60 से लेके 64 तक कौन था, मीर कासिम। और 64 के बाद फिर से कौन बन गया, मीर जाफर बन गया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद कौन बन गया, मीर जाफर बन गया। अब हुआ क्या कि 1764 में जब मीर जाफर जो है वो मीर कासिम जो है वो राजा था, तो 1764 में इसने दस्तक के अगेंस्ट आवाज उठाई। तो जब इसने दस्तक के अगेंस्ट आवाज उठाई ना, इसने साथ में 2 किंगडम्स को और ऐड कर लिया। किसको कर लिया बेटा, अगर हम रफ जैसा इंडिया का मैप बनाएंगे ना, तो यहाँ ध्यान से ऐसे देखना, ऊपर का जब हम हिस्सा बनाते हैं रफ जैसा, यहाँ पे आपके पास भारत देश आ जाता है, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। ये एरिया बंगाल का था, ये एरिया अवध था जिसको लखनऊ बोलते हैं, और ये एरिया दिल्ली का था। तो इसने क्या किया, आपके पास मीर कासिम ने क्या किया, या ध्यान से देखते हैं, मीर कासिम ने क्या किया, इसने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी। और उस बैटल ऑफ बक्सर में इसने क्या किया था, आपके पास इसने 1764 में ये जो 3 एरिया थे, दिल्ली का था, ये अवध का था और ये बंगाल का था, ये तीनों एरिया अलग इकट्ठे कर लिए, जिसमें बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा था मीर कासिम, अवध को रिप्रेजेंट कर रहा था एक पर्सन जिसका नाम था शुजा-उद-दौला, और दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और ये तीनों क्या कर गए, बैटल ऑफ बक्सर में हार गए। तो 1757 में प्लासी में हारे, 1764 में बस बक्सर में हारे। तो ये हारने के बाद एक तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर, जो बंगाल का एम्पायर था, वो इंडिया में बेसिकली बंगाल में कंप्लीटली खत्म हो गया और ब्रिटिशर्स को पावर मिल गई यहाँ पे एस्टैब्लिश होने की। तो प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764। प्लासी में कौन कौन लड़ा आपका, सिराजुद्दौला, और बक्सर में बेटा कौन कौन लड़ा, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, अवध मतलब मॉडर्न डे लखनऊ, और दिल्ली से कौन था, शाह आलम II। ये तीनों का अलायंस लड़ा ब्रिटिश के अगेंस्ट और वो क्या कर गए आपके पास, हार गए। तो पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय द नवाब, एग्जांपल ट्रैम्पोलिन्स टू कीप ब्रिटिश पाउडर ड्राई इन द रेन बट नवाब लॉस्ट द पॉटेंट फ्रेंच एमिनेशन। मतलब इन्होंने जब तरपाल बोलते हैं, तरपाल रखी थी अपनी एमुनेशन को स्टोर करने के लिए, ब्रिटिश ने इन्होंने नहीं रखी थी, तो एमुनेशन भी खत्म हो गई। इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द लॉस ऑफ देयर वॉर। नाउ मीर कासिम along with Shah Alam II and Shuja-ud-Daula fought with the British. British were led by Hector Munro in the Battle of Buxar, in which British won and now had official control over Bengal. तो ये जो लड़ाई मैंने बताई ये यहाँ पे लिखी हुई है। After 1764, policy of dual government was introduced in Bengal, according to which monetary matters along with the military were separated from the administration। मतलब क्या है, 1764 के बाद dual government, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो रूलर्स को दे दी गई और जो मिलिट्री और रेवेन्यू था वो ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, क्योंकि इनको मिलिट्री से कंट्रोल करना था, पैसा निकालना था। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, इनको उससे कोई लेना देना नहीं। तो 1764 से 1770 तक आते आते बंगाल में एक फेमाइन आ गया, भुखमरी फैल गई, जिससे बहुत से बंगाल के लोग जो है वो मरना आपके पास शुरू होने लगे। अब इस वॉर का आउटकम क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू द लोकल रूलर्स व्हिच वर रिजा खान एंड राजा शिताब खान। याद रखना, द दीवानी राइट्स, दीवानी का मतलब होता है ट्रेड राइट्स, जो थे वो किसके पास चले गए, आपके ब्रिटिश के पास।
This changed the complexion of Bengal, people of Bengal, as they had no money to survive, which further led to the famine. जैसे मैंने आपको बताया. Now the Britain government intervened from Britain, thus leading to the appointment of first Governor General named Warren Hastings under the Regulating Act of 1773. तो बेटा क्या हुआ? ये लिखा है मीर कासिम लॉस्ट द बैटल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, कंपनी ने टैक्स कलेक्शन लिया. अब हुआ क्या? 1770 में जब फेमाइन फैल गया ना, तो बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ना, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जो ब्रिटिश थी, जो फ्रेंच थी, जो पोर्चुगीज थी, वो सारी ने क्या बोला कि बंगाल में गलत हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने 1773 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं. और पहली बार यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है बाय द नेम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ पे आ गया एंड ही स्टार्टेड गवर्निंग द एरिया. तो ये चीज आपने दिमाग में जो है वो याद रखनी है. तो रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई. अभी भी कंपनी का रूल यहाँ पे था ही था, बट पार्शियली कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो दे दिया गया. तो ये थोड़ा सा बंगाल का आपका मैप है जिसको आप देख सकते हैं कि आपका 1757 से 1751 तक किस तरह बंगाल था. देखिए 51 से 65 जब प्लासी और बक्सर हुआ तो बंगाल कैसे छोटा सा हो गया और कौन कौन सी यूरोपियन फैक्ट्रीज थी. तो मैप आप देख सकते हैं. तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे. Thank you and have a nice day.